चलिए, तो अब आपको हम बताते हैं वेरिएबल आर ग्रुप इन अमीनो एसिड। ठीक, देखो भैया क्या है ना, मैं आपको एक बार हकीकत बताता हूं। इस लिविंग वर्ल्ड में अब तक 300 से ज्यादा अमीनो एसिड रिपोर्ट किए गए हैं। कितना बोला मैंने? 300 से ज्यादा, मोर देन 300। तो भाई वो 300 से ज्यादा अमीनो एसिड है अकेला, प्रोटीन तो छोड़ो, 300 से ज्यादा अमीनो एसिड है। तभी तो कह रहा हूं ना कि सबसे ज्यादा डाइवर्स बायोमोलिक्यूल प्रोटीन है। तो भाई ये 300 से ज्यादा अमीनो एसिड किस बिहाफ पे होंगे? यही आर ग्रुप के बिहाफ, अलग अलग प्रकार का आर ग्रुप। अब आर ग्रुप क्या क्या हो सकता है? मैंने आपको पहले बोला, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, कुछ भी हो सकता है। तो सवाल है सर क्या दुनिया के सारे 300 आर ग्रुप हमें याद करने हैं? अरे नहीं, केवल वही आर ग्रुप याद करने हैं जो आपकी एनसीईआरटी ने दे रखा है। एनसीईआरटी और बायोलॉजी की एनसीईआरटी ने मात्र 4-5 आर ग्रुप का नाम दे रखा है। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी ने बकायदा 20 अमीनो एसिड के आर ग्रुप का नाम दे रखा है। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में 12th में आपको वो 20 याद रखना है। एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी में तो पूछा जा सकता है। कैसे याद होगा? कोई तरीका नहीं है, लिख लिख के याद होगा। इसमें मैं आपका कोई मदद नहीं कर सकता हूं। पहले मैं आपको लिख लिख के बताता हूं 10 वो, ठीक है, फिर मैं एनसीईआरटी वाले सारे दिखा दूंगा। जैसे ऐसे बताता हूं, अमीनो एसिड तो ऐसा होता है, जैसे मैंने कहा सी लिखा, यहाँ पे मान लो आर लिखा मैंने, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे H है और यहाँ पे COH है। तब एक एक करके मैं कह रहा हूं कि आर क्या होगा तो अमीनो एसिड का क्या नाम। ठीक, अगर मैं आर का स्ट्रक्चर लिख दूं तो क्या आप अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर लिख लेंगे? हाँ लिख लेंगे ना, सिंपल है यार। बस आर ग्रुप अटैच कर देना उसमें, और क्या। मैं आर ग्रुप का वैलेंसी खाली छोड़ दूंगा, आप उसमें बॉन्डिंग करा देना। ठीक है, सबसे पहले मैं कहता हूं अगर आर ग्रुप भी H हो जाए तो बताओ क्या करोगे? यहाँ पे ये सब हटा के H लगा दोगे कि नहीं लगा दोगे? बोलो, बन जाएगा ना एक अमीनो एसिड का। H नहीं हो सकता आर ग्रुप? बिल्कुल हो सकता है। तो अगर आर ग्रुप भी H तो अमीनो एसिड कहलाता है ग्लाइसिन। क्या कहलाता है? ग्लाइसिन। सेकेंड, अगर यहाँ पे आर ग्रुप CH3 हो तो क्या करोगे? यहाँ पे CH3 जोड़ो, तो अमीनो एसिड जो तैयार हुआ उसका नाम होता है एलेनीन। क्या नाम है? एलेनीन। ओके, अगर मान लो आर ग्रुप है CH2OH, कोई बताएगा ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कोई बताएगा? थोड़ा बहुत अगर ऑर्गेनिक का नॉलेज हो तो। अल्कोहल। बहुत बढ़िया, अल्कोहल है। अल्कोहल है सर। ये अल्कोहल है। तो यहाँ क्या कीजिएगा? आप कीजिएगा यहाँ क्या? CH2OH, इससे OH जोड़ दीजिए, CH2OH। अच्छा, एक केस और हो सकता है CH2SH। कोई बताएगा ये कौन सा ग्रुप है? अगर मैं यहाँ O की जगह S लगा दूं, ये बताएगा कौन सा ग्रुप है? थायोल। थायोल। तो अगर जब अल्कोहल ग्रुप जुड़ता है, CH2OH जुड़ता है, तो अमीनो एसिड का नाम होता है सेरीन। क्या नाम होता है? सेरीन। और अगर CH2OH जुड़ता है तो अमीनो एसिड का नाम होता है सिस्टीन। क्या नाम होता है? सिस्टीन। आप कैसे याद रखोगे? जहां S है, S आने मत देना। हो गया ना याद? क्योंकि ये बच्चा क्या करता है जनरली, इन दोनों में कंफ्यूज होकर यहाँ सेरीन लगा देता है। S को साथ में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट मैं कहता हूं कि CH2 और यहां इससे एक COOH जोड़ दो। बताओ, आप समझ पाए क्या हो गया? एक एसिडिक ग्रुप एक्स्ट्रा आ गया। एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड आया है, COOH जोड़ा मैंने यहाँ। ठीक, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी एस्पार्टिक एसिड। एमिनो एसिड का नाम जो हुआ एस्पार्टिक एसिड। क्या नाम है? एस्पार्टिक एसिड। एक और बता रहा हूं, अच्छा 5 नंबर था ना, एक और बता देता हूं। यहां CH, एक और H हटा दो, एक जो तो COH था ही, एक और H हटा के यहाँ NH2 लगा दो। जैसे कि यहाँ पे ये एक H है ना, इस H को भी उड़ाओ और इसके साथ एक तो CH2 है, इधर एक NH2 जोड़ दो। ठीक, तो ऐसे केस में बन जाता है। अरे इसके साथ नहीं जोड़ना, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, गड़बड़ हो जाएगा। एक मिनट रुको, एक बॉन्ड डबल बॉन्ड, मुझे अमाइड बनाना है ना, तो ये कार्बन, हाँ ठीक तो है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ऐसे आप जोड़ दो तो यहां बनता है एस्पार्जीन।
क्या बनता है, एस्पार्जीन। और ये एक प्रकार का अमाइड है। ये क्या, एक प्रकार का अमाइड। अमाइड क्या होता है, ऐसा कार्बन जो इधर COH के साथ जुड़ा हो और इधर NH2 के साथ जुड़ा हो। अब भाई ऐसे बहुत सारे हैं अमीनो एसिड, ऐसे एक नहीं है, कई सारे हैं, 300 से अधिक है। अब क्या है कि 20 के 20 R ग्रुप मैं आपको यहाँ पे लिख के टाइम पास करूंगा नहीं, लेकिन मैं आपको एक बार दिखा जरूर दूंगा कि आपकी NCERT में कहाँ दे रखा है, केमिस्ट्री की NCERT में दे रखा है। ठीक है, तो इसके लिए अभी तुरंत हम लोग चढ़ते हैं केमिस्ट्री की NCERT पे। ये तो बायोलॉजी का लग रहा है, हाँ बायोलॉजी लिखा है, केमिस्ट्री की NCERT पे चलते हैं। ये देखो, ये है केमिस्ट्री की NCERT आपकी 12th क्लास की, और इसमें आपको वेरिएबल R ग्रुप क्या को दे रखा है, देखो तो 20 को दे रखा है, 20 को दे रखा है ना। अब देखो इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, और ये सारे आपको याद रखने हैं, किसी भी हालत में याद रखने हैं, क्योंकि ये सब एग्जाम में आते हैं, आते हैं, बिल्कुल आते हैं। ठीक है, जैसे देखो इसमें तो कुछ मैंने ही बता दिया आपको, H रहा तो क्या बोलोगे, ग्लाइसिन। अच्छा, अमीनो एसिड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 3 लेटर से, जैसे ग्लाइसिन को GLY। अगर एक लेटर से रिप्रेजेंट करोगे, हालांकि वो कभी कभी करते हैं, तो स्टार्टिंग का फर्स्ट लेटर उठाते हैं, जैसे G, ऐसे सोन देख लेना आपको। नेक्स्ट, अगर फंक्शनल ग्रुप CH3 है, R ग्रुप तो एलेनिन। ऐसे ही अगर CH2 होल 2, CH3 होल 2 ये है तो वैलीन। ये स्टार का मतलब क्या, वो आपको आगे समझ में आ जाएगा, वो एसेंशियल अमीनो एसिड है, वो आगे समझ में आ जाएगा, चिंता ना करो। ऐसे ही ये है फंक्शनल ग्रुप, आप देख लो यहाँ पे CH2 और उससे जुड़ा हुआ है 2 मीथेन उस कार्बन से, ल्यूसीन। ऐसे ही कई सारे हैं, एक नहीं है, मैंने कहा ना कई सारे हैं, 20 दे रखा है यहाँ पे NCERT में। जैसे देखो आइसोल्यूसिन, ये है पूरा R ग्रुप। आर्जिनिन, ये है पूरा R ग्रुप। लाइसिन, ये है पूरा R ग्रुप। ग्लूटामिक एसिड, ये है पूरा R ग्रुप। एस्पार्टिक एसिड अभी बनाया था, देखो एस्पार्टिक एसिड, ये है पूरा R ग्रुप। ग्लूटामीन, ये है पूरा R ग्रुप। एस्पार्जिन, ये है R ग्रुप। अच्छा, एस्पार्जिन का ये है R ग्रुप, ठीक है। मैंने क्या लिखा था अभी, देख लो, ये है सही, अभी मेरे से गलती हुआ था वहां पे। ये थ्रियोनिन, ये है R ग्रुप। सेरीन, ये तो बनाया था अभी, ये है R ग्रुप। सिस्टीन, ये भी बनाया था अभी, R ग्रुप। सबको अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, सबका अलग अलग प्रेजेंटेशन है। देन और देख लो, सब एनसीईआरटी में दे रखा है, 12th की एनसीईआरटी में। मिथियोनिन, ये R ग्रुप। फिनाइल एलेनिन, ये R ग्रुप। ये सब अमीनो एसिड का नाम है। टायरोसिन, R ग्रुप। ट्रिप्टोफेन का R ग्रुप ये है, वेरी इंपॉर्टेंट। बायोलॉजी में एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एग्जाम में आता है, क्योंकि केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में है। हिस्टिडीन, ये है R ग्रुप। और देखोगे, देखो 20 को दे रखा है टोटल। प्रोलीन, अच्छा प्रोलीन का बारे में अभी बोला था, इमिनो, याद है, जहां पे NH होता है, नॉट NH2। आप गौर करो कि इसके ऊपर हर जगह आपको NH2 देखने को मिला होगा, यहां देखो ये इमिनो रख रहा है, NH, देख रहे हो। तो ऐसे और भी आपको कई जगह देखने को मिल सकता है, बट वो जो पर्टिकुलर N है वो अमीनो एसिड का हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आपसे कर ली भाई साहब। ये सारे जितने भी हैं अलग अलग 20 गो अमीनो एसिड का नाम यहाँ पे दे रखा है, और सभी का R ग्रुप दे रखा है, और सभी का ट्रिपलेट प्रेजेंटेशन और सिंगलेट प्रेजेंटेशन। ये सारे ट्रिपलेट प्रेजेंटेशन है और ये सारे सिंगलेट प्रेजेंटेशन है, आप उसको देख सकते हो। नाउ R ग्रुप आप देख लेना अपने हिसाब से, चाहो तो आप अपने नोट्स में ऐड भी कर लेना। अब हम बढ़ते हैं आगे, अब हम बात करते हैं कि जो अमीनो एसिड है उसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करते हैं। नाउ आवर टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड। कुछ कुछ अलग अलग प्रॉपर्टी पे बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड। अगर यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि फिर हम आगे बढ़ जाएंगे तो उस R ग्रुप पे नहीं लौटेंगे। अब एनीवन हैव डाउट, हाथ खड़ा कीजिए, मैं उनका डाउट ले लूंगा। नहीं है, बढ़िया आ गया। अब देखिए जो अमीनो एसिड है वो जो है, यहाँ पे हम जिस पर्टिकुलर केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, बेसिकली ये केमिकल नहीं, आप इसको बोलिए फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल में आएगा ये, ठीक है, इसको फिजिकल प्रॉपर्टी बोलिए, क्योंकि लाइट से रिलेटेड है।
फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड। ये किस फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है, तो सुनिएगा ध्यान से। ये बात कर रहा है आपसे ऑप्टिकल एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी? ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल मतलब आप जानते हैं ऑप्टिक्स मतलब लाइट से रिलेटेड। आप लोगों ने सुना होगा कभी, एक लाइट होता है पीपीएल, नाम सुना है क्या? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, नाम सुना है क्या? कोई कोई बताएगा पीपीएल क्या होता है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में आप क्या जानकारी रखे हैं, क्या जानते हैं आप उसके बारे में? बोलिए, एनीवन? पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, नहीं पता है? हाँ, कोई बताना चाह रहा है क्या? नहीं पता है तो सुनिए, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है? जो सोर्स है लाइट का, लाइट सोर्स, वहां एक सिंगल सोर्स से पैरेलली कई सारे लाइट रे को निकाला गया, इमिट किया गया है। ठीक है, होता क्या है, वहां पे एक प्लेट लगाया जाता है जहां पर से लाइट आप गुजार रहे हो, लाइक दिस, कि यहाँ पे एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट है। अगर कोई लाइट यहां से इस टाइप से यहाँ पे फॉल हो भी रही है, तो इसके बाद वो सारे लाइट जो आगे जाएंगे वो सभी पैरेलल हो जाते हैं इस प्लेट के बाद। ये सब आप पढ़ोगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, फिजिक्स में भी पढ़ोगे, ठीक है, ये सब फिनोमिना। तो ये सारे लाइट जो इस प्लेट से गुजरने के बाद पैरेलल हो गए, इसी को बोलते हैं पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। एक पर्टिकुलर सोर्स से निकलने वाले सारे लाइट को एक प्लेन में हमने ले आया, तो ये जो सारे लाइट है इसको बोलते हैं हम पीपीएल। सेम डायरेक्शन में लाइट जा रहा है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक, अब क्या कीजिए, इसको किसी कंपाउंड पे गिराइए। तो हम यहाँ केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं, बायोलॉजी में भी केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, एक टेस्ट ट्यूब रखिए। टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब जानते हैं, लाइट के लिए, लाइट उससे एमिट हो आसानी से गुजर सकती है। इस लाइट में आप उस मिक्सर को रख दीजिए जिसके बारे में आप पता करना चाहते हैं कि वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है कि नहीं करता है, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है या नहीं करता है। आप उस कंपाउंड का मिक्सर डाल दीजिए, इसमें बना के डाल दिया। अब जब आपने लाइट लाया, यहां से गुजारा, तो दो बातें हो सकती है। हो सकता है कि ये लाइट जैसे आया ऐसे ही चले जाए, जैसे आया मतलब मॉलिक्यूल से टकराने के बाद मॉलिक्यूल्स ने लाइट को रेस्पॉन्ड तक नहीं किया है। तो बताइए, अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल्स है जो लाइट को रेस्पॉन्ड तक नहीं किया, नो रेस्पॉन्ड टू लाइट, नो रेस्पॉन्ड टू लाइट, तो मुझे बताइएगा आप लोग, क्या इस मॉलिक्यूल्स के पास ऑप्टिकल एक्टिविटी है, लाइट से रिलेटेड कोई एक्टिविटी है? यस और नो? कोई एक्टिविटी इस मॉलिक्यूल्स के पास? अरे भाई कोई तो बोलो। होगा सर, होगा? होगा सर। नहीं होगा, लाइट को रिस्पॉन्ड कहां किया? नहीं होगा सर। लाइट तो जैसे आया था वैसे ही चला गया आगे। मींस दिस मॉलिक्यूल हैव नो ऑप्टिकल एक्टिविटी, नो ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी इसके पास नहीं। ठीक, लेकिन हो सकता है कि इसमें कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसको जब आप गुजारे वहां से, तो गुजारने के बाद वो लाइट हो सकता है कि राइट में रोटेट हो गया हो सकता है वो लाइट लेफ्ट में रोटेट हो गया हो। ये मैंने दो पॉसिबिलिटी बनाया है, लाइट लेफ्ट और राइट। यहाँ पे मैं 3D में कैसे दिखाऊंगा। पॉसिबिलिटी है कि वो लाइट लेफ्ट में रोटेट हो गया हो, लाइट जो आ रहा था उसको रोटेट कर दिया मॉलिक्यूल से टकराने के बाद, मॉलिक्यूल्स ने लेफ्ट में। हो सकता है कि वो मॉलिक्यूल्स उस लाइट को राइट में रोटेट कर दिया हो। मतलब अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट में रोटेट किया गया, अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में रोटेट किया गया, बताओ लाइट को रेस्पॉन्ड किया है कि नहीं मॉलिक्यूल्स ने? लाइट को रेस्पॉन्ड किया है कि नहीं मॉलिक्यूल्स ने? बोलो। यस, रेस्पॉन्ड किया है। यहां पे भी मैं लिख रहा हूं, मॉलिक्यूल्स ने रेस्पॉन्ड तो किया है, रेस्पॉन्ड तो किया है। और अगर रेस्पॉन्ड किया है तो मुझे बताओ इस मॉलिक्यूल्स के पास ऑप्टिकल एक्टिविटी है या नहीं है? यस, हैव
ऑप्टिकल एक्टिविटी, हैव ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसके पास भी हैव ऑप्टिकल एक्टिविटी, हैव ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब सुनेगा ध्यान से, अगर ऐसा है कि कोई एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल लाइट को लेफ्ट में रोटेट कर रहा है और कोई एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल लाइट को रोटेट राइट में रोटेट कर रहा है, और एक ही मॉलिक्यूल मतलब एक ही मिक्सचर में एक ही मॉलिक्यूल के एक ही टाइप के मॉलिक्यूल कुछ ने लेफ्ट में किया और कुछ ने राइट में किया, इसका मतलब वो सब ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो केमिकली तो सेम है, लेकिन किसी ने लेफ्ट में रोटेट किया तो किसी ने राइट में रोटेट किया। सुनना ध्यान से, जो लेफ्ट में रोटेट करता है उसको हम लोग कहते हैं, उस मॉलिक्यूल्स को कहते हैं लीवो, LEAVO, लीवो रोटेटरी, लाइट को रोटेट किया है, लीवो रोटेटरी मॉलिक्यूल्स। ओके, जो मॉलिक्यूल्स राइट में रोटेट किया है उसको हम लोग कहते हैं डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो का बेसिकली मीनिंग होता है राइट इन ग्रीक वर्ड, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और इन शॉर्ट आज के बाद मैं लीवो रोटेटरी मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करूंगा स्मॉल एल से और इसको रिप्रेजेंट करूंगा स्मॉल डी से। बच्चों ने नोट्स में, जो मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड कराया है, नोट्स में गलती से कैपिटल और कैपिटल डी लिखा है, गलत। देखो क्या है ना कि आप अभी बायोकेमिस्ट्री बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हो। आपको एमबीबीएस में या किसी भी कोर्स में जब आप आगे बढ़ोगे, बायोलॉजी के बच्चों को बायोकेमिस्ट्री बहुत डिटेल में पढ़नी है। वहां पे कैपिटल डी और कैपिटल एल का मतलब अलग होता है। वहां पे कैपिटल डी और कैपिटल एल का मतलब पोजीशन ऑफ अमीन ग्रुप इन अमीनो एसिड होता है, और वो अल्फा अमीनो एसिड के रेस्पेक्ट में होता है, केवल और केवल अल्फा, ना बीटा ना गामा ना कुछ ना एप्सिलॉन। तो आप उसको भूल जाओ अभी। कैपिटल डी कैपिटल क्या होता है वो आपके लेवल पे है नहीं डिस्कशन, होता तो मैं जरूर बताता आपको। आप ये समझो कि हमें लीवो के लिए स्मॉल एल दिखाना है और डेक्स्ट्रो के लिए स्मॉल डी दिखाना है, नोट्स में सही कर लेना, ठीक है। और कोई बुक अगर मिस्टेक से लिख भी देती है आपके लेवल पे कैपिटल एल और कैपिटल डी, तो आप उसको लीवो और डेक्स्ट्रो ही समझना, क्योंकि हायर क्लासेस की बुक में कैपिटल और कैपिटल एल कैपिटल डी का मतलब अलग होता है। इसलिए मैं आपको अभी ये क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है। आप अभी से आदत बनाओ स्मॉल एल स्मॉल डी यूज करने का, ठीक। तो यानी कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहे हैं वो भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो लीवो और एक तो डेक्स्ट्रो। और जो नहीं शो कर रहे हैं तो नहीं ही कर रहे हैं। नाउ फंडा इस बात पे जाके अटक रहा है, कंसेप्ट इस बात पे जाके अटक रहा है, आखिर मॉलिक्यूल में ऐसा क्या था कि लाइट रोटेट हुआ या ना हुआ। मन में सवाल आना चाहिए, आखिर मॉलिक्यूल्स में ऐसा क्या था कि किसी ने लाइट को रोटेट किया और किसी ने रोटेट नहीं किया। जिन्होंने रोटेट नहीं किया वो मॉलिक्यूल बेसिकली एक कायरल था। क्या बोला है मैंने? वो मॉलिक्यूल बेसिकली एक कायरल था, मतलब उसके पास कायरल सेंटर नहीं था। क्या बोला मैंने? उसके पास कायरल सेंटर नहीं था, वो एक कायरल था। एक नया वर्ड है आपके लिए, कायरल। कायरल का मतलब होता है एसिमेट्रिकल। क्या बोला मैंने? एसिमेट्रिकल, कंप्लीटली एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के पास एसिमेट्रिकल सेंटर नहीं था। और मैं किस मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, भूल मत जाना, मैं अमीनो एसिड पढ़ा रहा हूं। इन्हें की फिजिक्स केमिस्ट्री में घुसा दिए हैं तो उधर घुस गए। भाई हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड का सेंटर एटम बताओ, कार्बन। अमीनो एसिड का सेंटर एटम कार्बन। और अगर वो कार्बन जो सेंटर पर है, वो कार्बन अगर ऐसा है कि जिससे चारों अटैच्ड एटम डिफरेंट, तो वो कार्बन एसिमेट्रिकल। और अगर उस चारों में से कोई दो भी सेम हो गया तो वो एसिमेट्रिकल नहीं है, मतलब वो सिमेट्री रखता है, वो एसिमेट्रिकल नहीं है। मींस उसके पास कायरल सेंटर नहीं है, और कायरल सेंटर यहाँ कार्बन है जिसको हम C स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इस मॉलिक्यूल में जो एक कायरल है उसके पास
ये कायरल कार्बन नहीं है तभी वो एक कायरल मॉलिक्यूल है, मींस हैव नो कायरल सेंटर, कायरल सेंटर नहीं है। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स चाहे वो डेक्स्ट्रो चाहे वो लिवो, अगर वो मॉलिक्यूल्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रेस्पॉन्ड किया है, मींस वो मॉलिक्यूल्स, वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स कायरल सेंटर रखता है और वो मॉलिक्यूल्स कायरल मॉलिक्यूल्स है। वो कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स कायरल है, कंपाउंड कायरल, इसका मतलब उसके पास कायरल सेंटर होगा और वो कायरल सेंटर कायरल कार्बन, वो कायरल सेंटर कायरल कार्बन। और ये कायरल कार्बन बेसिकली यहाँ पे अल्फा कार्बन है। अब हम अल्फा बीटा की भी बात कर लेंगे। ये अल्फा कार्बन, अभी हम अल्फा बीटा की बात करेंगे। पहले मुझे एक बात बता दो, अंगूठा दिखा के, ये फिजिकल प्रॉपर्टी ऑप्टिकल एक्टिविटी सबको समझ में आया कि नहीं आया? एक बार अंगूठा दिखा दो सब लोग, अगर समझ में आ गया हो तो। चलिए, सभी को आ गया, बहुत बढ़िया। फिर भी एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखो सिंपल सी बात है भैया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैसे जनरेट करते हैं ये फिजिक्स वाले सर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। पीपीएल कैसे जनरेट करते हैं, फिजिक्स वाले सर का काम है। और उसके बाद आगे का काम केमिस्ट्री वाले सर का है, लेकिन चूंकि आप आइसोमेरिज्म नहीं पढ़े हैं तो मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। अगर आप कोई भी पर्टिकुलर मिक्सर में ये पता करना चाह रहे हो कि ये पर्टिकुलर मिक्सर कायरल है, ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल कंपाउंड इसमें कायरल है या ए कायरल है, तो आप उससे पीपीएल को गुजारो। अगर पीपीएल सीधे गुजर गई, कोई रोटेशन नहीं हुआ पीपीएल में, मॉलिक्यूल्स ए कायरल। क्यों ए कायरल? क्योंकि उसके पास किसी भी प्रकार का एसिमेट्रिकल सेंटर नहीं है। अगर कार्बन के चारों डिफरेंट ग्रुप रहे तो कार्बन सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल, लेकिन ऐसा नहीं। इसका मतलब वहां पे डिफरेंट डिफरेंट होंगे, बिल्कुल होंगे, तभी ऐसा है। तो वो मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? एक कायरल। और मैं आपको बता देता हूँ एक कायरल का एग्जांपल कौन है? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन, कोई बता सकता है ग्लाइसिन क्यों एक कायरल है? अभी स्ट्रक्चर बताया था थोड़ी देर पहले, कोई बता सकता है? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। ग्लाइसिन एक कायरल है मतलब उसके पास एसिमेट्रिकल कार्बन नहीं है। क्यों, कोई बता सकता है ऐसा? मैं ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर लिखता हूँ, फिर बताना। तो ऊपर में COH, नीचे में, अच्छा साइड में एक NH2, एक H, ये तो कॉमन है। अगर ग्लाइसिन है तो R ग्रुप क्या होगा? कैफ खान, अगर ग्लाइसिन है तो R ग्रुप क्या होगा ग्लाइसिन में? सबसे पहले वही बताया था यार, हिमांशु श्रीवास्तव। R ग्रुप क्या होगा ग्लाइसिन में? अभी बताया सबसे पहले। नहीं पता है सर। प्रतीक, एच होगा सर। अभी बताया था सबसे पहले H, याद कर लीजिएगा जाके। चले अब मुझे कोई बात बताओ कि इस कार्बन पे मैं स्टार नहीं लगा सकता हूं। मैं कह रहा हूं कि ये कार्बन सिमेट्रिकल नहीं है, सॉरी ये कार्बन कंप्लीटली एसिमेट्रिकल नहीं है। चलो कोई बच्चा कारण बताओ क्यों नहीं है, हाथ खड़ा करो। मैं कह रहा हूं कि ये जो सेंटर एटम है यहाँ पे कार्बन, ये जो सेंटर एटम है, ये सेंटर एसिमेट्रिकल नहीं है, कंप्लीटली एसिमेट्रिकल नहीं है। इसका रीजन कोई बच्चा दे सकता है? हाथ खड़ा करो। मैं कह रहा हूं कि ये कार्बन जो है ये कंप्लीटली एसिमेट्रिकल नहीं है। व्हाई? बताओ प्रतीक। सर क्योंकि कार्बन में जो चारों एटम है उसमें से दो एटम डिफर है और दो एटम सेम है, दो एटम सेम है, इसीलिए ये इसलिए ये एसिमेट्रिकल कार्बन कंप्लीटली नहीं एसिमेट्रिकल है। नहीं है। क्योंकि मैंने कहा ना एसिमेट्रिकल मतलब कंप्लीटली एसिमेट्रिकल। आप देखो H और H ये तो सेम हो गया ना, और अगर दो भी सेम हो गया तो फिर एसिमेट्रिकल नहीं है। इसका मतलब अमीनो एसिड के नाम पर केवल एकलौता ऐसा अमीनो एसिड है ग्लाइसिन जो एक कायरल है। बाकी सभी जितने भी हैं अमीनो एसिड, सबके सब अमीनो एसिड या तो डेक्स्ट्रो या तो लीवो, क्योंकि वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास कायरल सेंटर है, क्योंकि उसके पास कायरल सेंटर। आप मुझे बताओ, मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं, ले लूं, आ जाओ। मैं कोई भी एक कायरल मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले लेता हूं, कायरल अमीनो एसिड का। लो मैं यहां बना रहा हूं कायरल, इसके साथ में 4 एटम अटैच कर रहा हूं। एक तो 3 तो कांस्टेंट है ना, COH,
NH2 और H, COOH NH2 और H, ठीक। और इधर कोई भी एक ले लो, कौन सा ले लूं आप ही बताओ, कौन सा ले लूं? CH2OH ले लेते हैं, आप लोग को पसंद है अल्कोहल, ले लेते हैं, ठीक। अब मुझे बताओ ये कार्बन पे स्टार लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? क्या ये कार्बन सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है? कितने लोग कहते हैं कि ये कार्बन एसिमेट्रिकल है? अंगूठा उठाइए। कितने लोग कहते हैं कि कार्बन एसिमेट्रिकल है? एसिमेट्रिकल, हाँ सर ये कार्बन तो एसिमेट्रिकल, हाथ उठाइए। ये कार्बन एसिमेट्रिकल, कितने लोग कहते हैं? अच्छा, कितने लोग कहते हैं कार्बन सिमेट्रिकल है? अच्छा, बाकी लोग कुछ कहते ही नहीं है। अरे सर कहने का पैसा तो आपको दिए ना, आप बोलोगे, उसके लिए आपने पैसा लिया है। अरे भाई बोलो यार, ये कार्बन एसिमेट्रिकल है। अरे भाई इस कार्बन से अटैच्ड चारों ग्रुप डिफरेंट है कि नहीं है? ये एक अलग है, देख लो, ये एक अलग ग्रुप, ये एक अलग ग्रुप, ये एक अलग ग्रुप, ये एक अलग ग्रुप, चारों अलग अलग हैं। इसका मतलब ये कार्बन कंप्लीटली कैसा है? एसिमेट्रिकल है, मतलब ये कायरल कार्बन, ये कार्बन कायरल कार्बन, ये कायरल सेंटर। अब समझना ध्यान से, मैंने क्या कहा था? जब आपने पीपीएल गुजारा, ऑब्जर्वर को यहां बैठाया मैंने, ये ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है कल्लू, ये है कल्लू, ये ऑब्जर्वर है, कल्लू इधर से बैठा हुआ है, और पीपीएल को गुजारा गया है, ऑब्जर्वर उधर है, पीपीएल को गुजारा गया इधर से। तो देखा गया कि यहां पर लाइट का रोटेशन इधर भी हो रहा है और इधर भी हो रहा है, इस टेस्ट ट्यूब से, जो टेस्ट ट्यूब यहाँ पे रखा गया। इसका मतलब टेस्ट ट्यूब में इसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का डेक्स्ट्रो भी फॉर्म है और लीवो भी फॉर्म है। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि एक ही मॉलिक्यूल का डेक्स्ट्रो और लीवो कैसे हो सकता है। तो सुना ध्यान से, मैं कहता हूं कि अगर ये मॉलिक्यूल, इसका मैं दूसरा कॉपी बना रहा हूं, COOH, इधर CH2OH, सेम मॉलिक्यूल है, बट उसका ग्रुप का अरेंजमेंट अलग है। क्या कह रहा हूं मैं? ग्रुप का अरेंजमेंट अलग है, इसमें H इधर और इसमें NH2 इधर, बस ग्रुप का अरेंजमेंट अलग है। अब मुझे बताओ यहां पर ये NH2 किधर है? इधर है। यहां पर NH2 किधर है? इधर है। और आप इसको क्या कहते हो? लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड? तो इसको आप कहते हो लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड, इसको आप कहते हो राइट हैंड साइड, इसको आप कहते हो लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब अगर अमीन ग्रुप राइट हैंड साइड है, यहां पर अमीन ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड है, तो उसके दो अलग अलग फॉर्म तैयार हो गए। एक ही मॉलिक्यूल के दो अलग अलग फॉर्म तैयार हो गए, और इसी को आगे आप हायर क्लास में पढ़ोगे कि ये कैपिटल D फॉर्म है और ये कैपिटल L फॉर्म। और चूंकि यहां पर संजोग बस ये है कि ये लाइट को गुजार रहा है राइट हैंड डायरेक्शन में और ये लाइट को गुजार रहा है लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में, इसीलिए इसको स्मॉल d और इसको स्मॉल l कह रहे हो। लेकिन ये कैपिटल D कैपिटल L का कंसेप्ट अलग है, वह अमीन ग्रुप का प्रेजेंस इधर है, और स्मॉल d स्मॉल l PPL से रिलेटेड। तो मैं इस बात को मिटा दे रहा हूं क्योंकि कैपिटल D कैपिटल L आपके लेवल पे डिस्कशन नहीं किया जाता है। बट यस, आप इतना तो देख पा रहे हो ना कि यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल में सेम केमिकल फार्मूला, सेम कंपाउंड, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम केमिकल फार्मूला, बट उसका अरेंजमेंट अलग अलग। और अगर ऐसा कोई दो मॉलिक्यूल, सुनना ध्यान से मैं कहां जा रहा हूं आगे, अगर ऐसा कोई दो कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसका केमिकल फार्मूला सेम, बट उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला इन 3D, स्ट्रक्चर फार्मूला इन प्लेन सेम, प्लेन में सेम बोलो आप, इन प्लेन सेम, बट स्ट्रक्चर फार्मूला इन 3D डिफरेंट। बेसिकली हियर द arrangement of groups attached with center atom are different। और ऐसे दो मॉलिक्यूल्स को हम आपस में कहते हैं कि ये
इन एनसीओ, पहले तो इसको बोल रहे हैं क्या कि ये स्टीरियो आइसोमर है। क्या है ये? स्टीरियो आइसोमर। बोलो स्टीरियो आइसोमर क्या होता है? क्लियर हुआ? ऐसा दो मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, केमिकल फार्मूला सेम है, बट उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला 3D में अलग है ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स अटैच्ड विद द सेंटर एटम। ऐसे दो कंपाउंड आपस में क्या कहलाते हैं? स्टीरियो आइसोमर। ठीक, सुना ध्यान से। मैं कह रहा हूं कि इस पूरे मॉलिक्यूल को उठाकर इसके ऊपर रख दो। रखो तो एक बार उठा के, एज इट इज उठा, वहां से उसके ऊपर रखो। रख लिए? चलो, उस पर रखने के बाद क्या ये दोनों सुपर इंपोज हो जाएंगे एग्जैक्टली, मतलब मेल खा जाएंगे? यस और नो में जवाब देना है। कितने लोग यस कहते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। जब मैं इन दोनों मॉलिक्यूल को उठा के सुपर इंपोज करने का प्रयास करता हूं, क्या सुपर इंपोजिबल है? अच्छा, कुछ लोग यस कह रहे हैं, कुछ लोग यस कह रहे हैं। अच्छा, कितने लोग कहते हैं नो? नहीं सर, सुपर इम्पॉसिबल नहीं, ये सुपर इम्पॉसिबल नहीं, ये सुपर इम्पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये जो NH2 है और ये जो NH2 है, इसका पोजीशन अलग अलग है। सुपर इम्पॉसिबल कैसे हो जाएगा? मान लिया ये और ये तो पूरी तरीके से सुपर इम्पोज कर देंगे, मान लिया, लेकिन NH2 और H तो अपोजिट साइड है ना, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। और सुनना ध्यान से, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर मैं इस पर्टिकुलर एटम को यहां पे रखूं, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को, कंपाउंड को यहां पे रखूं, और उसके सामने मैं एक आईना लगा दूं, मिरर, मैं उसके सामने एक मिरर लगा दूं, तो क्या आप ऐसा बोलोगे कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड इसका मिरर इमेज है, या फिर ये पर्टिकुलर कंपाउंड इसका मिरर इमेज है? कितने लोग इस बात से सहमत हैं? हाथ खड़ा कीजिए। अगर मैं बीच में एक आईना लगा दूं तो क्या आप लोग ये बात बोलोगे कि ये वाला इसका मिरर इमेज है, या ये वाला इसका मिरर इमेज है? ये बातों से कितने लोग सहमत? सभी लोग सहमत हैं? आ रहा है नया टर्म। ऐसा दो कंपाउंड जो स्टीरियो आइसोमर हैं, और स्टीरियो आइसोमर के जो दो फॉर्म तैयार हो रहे हैं, टू फॉर्म, वो दोनों फॉर्म मिरर इमेज हो एक दूसरे के, और वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो, नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो, ऐसा दो मॉलिक्यूल को हम लोग इन एनसियोमर कहते हैं। इन एनसियोमर, अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर। मैं आपको आइसोमरिज्म पढ़ाया नहीं, लेकिन समझा दूंगा सब कुछ। मैंने कहा था मैं केमिस्ट्री डील कर लूंगा यहाँ पे। ऐसे दो मॉलिक्यूल जो आपस में, पहली बात तो स्टीरियो आइसोमर है, मींस मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, केमिकल फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला इन 3D डिफरेंट, 3D में स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट दिखेगा आपको। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसका दो मिरर इमेज बन रहा है, और वो दोनों मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, सुपर इम्पोज नहीं हो सकता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को, ऐसे दो कंपाउंड को हम इनएंसियो आइसोमर कहते हैं। मामला सेट है? यानी कि ये डेक्स्ट्रो और लीवो एक दूसरे का इनएंसियो आइसोमर है। हेलो, क्योंकि डेक्स्ट्रो तब होगा जब अमीनो पार्ट आएगा राइट हैंड साइड, लीवो तब होगा जब आएगा लेफ्ट साइड। बेसिकली आप करेक्टली ऐसे बोले कि डेक्स्ट्रो तब होगा जब पीपीएल रोटेट होगा राइट हैंड साइड, लीवो तब होगा जब पीपीएल रोटेट होगा लेफ्ट हैंड साइड। और अगर आप एक ही मॉलिक्यूल को उठा के देखें तो उसका मिरर इमेज D का L का D है, और ये दोनों आपस में इनएंसियोमर है, ये दोनों आपस में इनएंसियोमर। यहां तक सबको समझ में आ गया था? अंगूठा दिखा दो, अंगूठा इस अंगूठा दिखा दो। मामला सेट है यहाँ तक? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सर मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा हाँ है। मुझे पता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से लीजिए, फट से, तो वो तो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स में डिटेल मैंने ये समझाया हुआ, आप बोर्ड से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको लिखना हो तो लिख लीजिएगा। और अगला मीटिंग अभी क्रिएट करेंगे 10 मिनट के लिए। आपका अगला क्लास 5 बजे है, अभी मुझे बात खत्म करके भेजना है। ले लिए स्क्रीनशॉट? चलिए आइए अगला मीटिंग में जल्दी से, फिर अगला मीटिंग में आपको और बात समझाते हैं।